नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। हमारी ये 6वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? 6 नंबर की क्लास है। और हम अध्ययन कर रहे थे भौतिक प्रदेशों का, जिसका ये दूसरा भाग है। ये जो क्लास है अपने YouTube चैनल पर आपको निःशुल्क उपलब्ध हो रही है, जो विशेषकर BSTC और PTT के लिए, और यही अपने चतुर सरणी के लिए भी उपयोगी है। और ये सारी क्लासें मानचित्र पर आधारित है। बात करें आज की क्लास की, तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो आप मानचित्र पे देख सकते हो, इस रेखा से इस तरफ तथा अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये पूरा का पूरा क्या था? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांटा। यहां से इस रेखा के इस तरफ वाला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और इस तरफ वाला है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, अब बात करें, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, किसकी? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा। मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ये जिले आते हैं। वर्षा की बात करें तो 0 से 25 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। आप देख लो, जो ये रेखा है, ये जो इन दोनों को क्या करती है? अलग करती है। किसको? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। इसको हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और जो ये रेखा है, जो अरावली और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करेंगे, इसको हम कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या कह सकते हैं? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर के बीच। यहाँ पर सम एक स्थान है जैसलमेर में। वो कैसा गांव है? वनस्पति रहित गांव है, और यहाँ पर न्यूनतम वर्षा वाला ये स्थान है। तो जो सम है, एक तो वनस्पति रहित स्थान है और यहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। यहाँ पर लाठी सीरीज अपन को देखने को मिलती है। अब बात करें कि लाठी सीरीज है क्या? जैसलमेर में पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर बहती मीठे पानी की जल धारा है। तो लाठी सीरीज क्या है? एक मीठे पानी की जल धारा है जो पृथ्वी के अंदर बहती है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 80 किलोमीटर है, जो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक है। इसकी खोज की बात करें 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने इनकी क्या की है? खोज की है। इसे भूगर्भिक जल पट्टी भी कहते हैं। लाठी सीरीज को भूगर्भिक जल पट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूगर्भ के अंदर बहती है। इस लाठी सीरीज के अंदर सेवण, धामण, करड़ स्वादिष्ट घासें मिलती है। यहाँ पर कौन कौन सी घास होती है? एक तो सेवण घास होती है, एक धामण घास होती है, एक करड़ घास होती है, जो लाठी सीरीज में देखने को मिलती है। आगे बात करें चंदन नलकूप की, कि चंदन नलकूप क्या है? लाठी सीरीज के पास जैसलमेर में मीठे पानी का नलकूप है। तो ये कहां पर है? लाठी सीरीज के पास जैसलमेर में, और मीठे पानी का नलकूप है। इसे थार का घड़ा भी कहते हैं। तो थार का घड़ा किससे कहते हैं? चंदन नलकूप को कहते हैं। आगे बात करें, जुरासिक युग की चट्टानें जैसलमेर और बाड़मेर में मिली। तो जुरासिक युग की चट्टानें कहां पर मिलती है? जैसलमेर और बाड़मेर मिलती है। आकल वुड फॉसिल्स पार्क इसका क्या है? मुख्य उदाहरण है। अब बात करें आकल नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क क्या है? जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व की काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। तो यहाँ पर अपन को क्या मिलती है? 18 करोड़ वर्ष पूर्व की काष्ठ जीवाश्म, लकड़ी के अवशेष मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? आकल नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क। ये कहां पर है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। आगे बात करें, बाफ बोल्डर क्या है? तो बाफ बोल्डर की बात करें तो ये बाफ फलोदी में है। ये परमियन कार्बोनिफेरस काल के हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष अपन को यहाँ पर मिलते हैं। बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, हम किसका अध्ययन कर रहे थे? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की। इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग कौन कौन से? एक भाग है बालू का स्तूप मुक्त
जहां पर बालुका के स्तूप नहीं पाए जाते यानी रहित क्षेत्र। एक है बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र जहां पर बालुका के स्तूप पाए जाते। तो बालुका स्तूप मुक्त की बात करें, फलोदी, पोखरण व बालोतरा के मध्य चट्टानी मरुस्थल का भाग। जैसे मान लो कि यहाँ पर है पोखरण, फलोदी और बालोतरा, इनके मध्य कैसा भाग? चट्टानी भाग, चट्टानी मरुस्थल का भाग। ये क्या है? बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है जो कहां पर है? पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य। हम कह सकते हैं आप ये टीला रहित क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हमादा। क्या कहते हैं? हमादा। तो हमादा किससे कहते हैं? बालुका स्तूप मुक्त को कहा जाता है। तो हमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थली भाग है। जो पश्चिमी मरुस्थल का कितना है? 41.50% भाग है ये बालुका स्तूप मुक्त। अब बात करें बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र की। ये पश्चिमी मरुस्थल का कितना है? 58.50% भाग है। और ये सर्वाधिक जो बालुका स्तूप है वो अपन को कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में मिलते हैं। बालुका स्तूप का मतलब है जहां पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं, दोहरे देखने को मिलते हैं, रेत देखने को मिलती है, बालू रेत। ये तो चट्टानी मरुस्थल है और यहाँ पर बालू रेत देखने को मिलती है। अब देखते हैं कि बालुका स्तूप कौन कौन से। अब ये देख लो, ये थी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो दो भागों में बांटे। यहाँ इस तरफ था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और इधर था अपना अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो यहां तक था। ठीक है। अब शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने कितने भागों में बांटा? एक तो बांटा बालुका मुक्त प्रदेश में, एक बांटा अपन ने बालुका युक्त प्रदेश में। तो जो बालुका मुक्त है वो देख लो यहाँ पर पोखरण, फलोदी और बालोतरा के मध्य कैसा भाग? चट्टानी भाग, चट्टानी मरुस्थली भाग, चट्टानी मरुस्थल भाग को क्या कहते हैं? बालुका मुक्त प्रदेश। और इनको क्या कहते हैं? हमादा भी कहते हैं, हमादा भी कहते हैं। और जो ये बाकी वाला भाग है ये क्या है? बालुका युक्त प्रदेश। अब बात करें बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की। तो रेत के टीले हैं जिन्हें धोरे भी कहते हैं। तो यहाँ पर रेत के टीले हैं जिन्हें धोरे भी कहते हैं। बालुका स्तूप मुख्य रूप से मरुस्थल में मिट्टी के अपरदन व निक्षेपण से बनते हैं। ये जो बालुका स्तूप है ये धोरे है, क्या है? टीले है। ठीक है। जो मिट्टी का अपरदन या मिट्टी के निक्षेपण से बनते हैं। ये जो गतिशील धोरे है इनको जैसलमेर में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। तो गतिशील धोरों को जैसलमेर में क्या कहा जाता है? गतिशील धोरों को जैसलमेर में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। बालुका स्तूप के प्रकारों की बात करें तो पवन की गति के आधार पर, किसके आधार पर? पवन की गति के आधार पर हम देखते हैं पहले अनुदैर्ध्य या पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। अनुदैर्ध्य की बात करें तो ये पवन के समांतर बनते हैं और इसे रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये पवन इस तरफ चल रही है, ठीक है, तो पवन इस तरफ गति कर रही है तो ये पवन के समांतर बनेगी। ये देखो पवन के कैसे बन रहे? समांतर बन रहे। तो ये क्या है? बालुका स्तूप है। तो कौन सा बालुका स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। इसे अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप क्यों कह रहे? क्योंकि ये पवन के समांतर बन रही है। ठीक है। आगे बात करें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। जो अनुदैर्ध्य ये जैसलमेर और बाड़मेर में मिलते हैं। अनुदैर्ध्य कहां पर मिलते हैं? ये है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो अपन को कहा देखने को मिलते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। बात करें अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, ये पवन के समकोण पर बनते हैं या लंबवत बनते हैं, जो पूगल बीकानेर के चारों ओर, सूरतगढ़ गंगानगर में, चूरू और झुंझुनू में मिलते हैं। देखो पवन इस तरफ बह रही है, ये पवन चल रही है, इस पवन के लंबवत ये देख लो कैसे बने हुए? लंबवत बने हुए या समकोण पर बने हुए। कैसे बने हुए? लंबवत या समकोण पर बने हुए, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालुका स्तूप।
आगे बात करें अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप क्या है? अवरोध पेड़ या झाड़ी या पहाड़ी के कारण बनते हैं। मार्ग में यदि पवन चल रही है और कोई अवरोध आ जाए, ठीक है, अवरोध आ जाए तो वो मिट्टी को इस प्रकार वो चारों तरफ क्या कर देती है, एक स्तूप का निर्माण करती है। ये आप देख लो, ये पेड़ था, अवरोध आ गया तो यहाँ पर इनके चारों तरफ क्या कर दिया, मिट्टी का जमाव कर दिया, निक्षेपण कर दिया। तो ये जो स्तूप है ये क्या कैसे स्तूप कहलाते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप, जो कहां पर सर्वाधिक पाए जाते हैं? पुष्कर और नागपाड़ अजमेर में मिलते हैं। आगे बात करें बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप की, तो बरखान और अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या है? ये सर्वाधिक गतिशील है, सर्वाधिक क्या है? गतिशील है। इसी कारण ये मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप है। तो मरुस्थलीकरण है मरुस्थल को बढ़ाने का काम करना, तो मरुस्थल को बढ़ाने में प्रमुख रूप से कौन से बालू का स्तूप है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यानी बरखा, यानी पवन चल रही है और उस पवन के साथ मिट्टी का जमाव कैसा हो जाए? अर्धचंद्राकार रूप में हो जाए, इसलिए इसे बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं, जो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इसी कारण मरुस्थल का आगे से आगे क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, इसी कारण इसे मरुस्थलीकरण भी कहते हैं। तो मरुस्थलीकरण को आगे बढ़ाने के कारण, आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी कौन से बालू का स्तूप है? बरखान। इसका जो पवन मुखी ढाल है वो मंद होता है। ये पवन मुखी ढाल है, ये तो होता है मंद, और पवन विमुखी ढाल, ये जो ढाल है ये होता है तीव्र। ये क्या होता है? तीव्र होता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? भालेरी चूरू में अपन को सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, सीकर लूणकरण सर बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में, और डीडवाना कुचामन में भी देखने को मिलते हैं बरखा। आगे बात करें आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर बालू का स्तूप की बात करें तो सबसे पहले है सीप। ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। जिस प्रकार अनुदैर्ध्य बन रही है इस प्रकार ये छोटे छोटे रूप में बनते हैं, इस प्रकार, इस प्रकार ये है सीप। बात करें पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप, ये पवन के रुख के विपरीत बनते हैं, या अंग्रेजी के यू आकार में ये क्या होते हैं? विकसित होते हैं। अंग्रेजी के यू आकार में ये विकसित होते हैं और राजस्थान में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि ये हवा इस प्रकार चल रही थी तो इसके विपरीत बन रही, देखो ये इस प्रकार बन रही, जबकि बरखान कैसा बन रहा था? बरखान ऐसे बन रहा था, और ये कैसे बन रही? इस प्रकार बन रही। और अंग्रेजी का कैसा? यू आकार, उल्टा यू आकार। तो अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की तरह ये बनते, ये है पैराबोलिक या परवलयाकार बालू का स्तूप। आगे बात करें तारा बालू का स्तूप। हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है। जब हवा कभी इस तरफ से चलती है तो यहाँ पर जमाव कर देती है, कभी हवा इस तरफ से आती है तो ये इस प्रकार जमाव कर देती है, कभी हवा इस तरफ से आती है तो ये इस प्रकार जमाव कर देती है, कभी हवा अपनी दिशा इस तरफ बदल देती है तो इस प्रकार जमाव कर देती है। तो इस प्रकार बालू का स्तूपों का क्या हो जाता है? निर्माण होता है, उसे बालू तारा बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा बालू का स्तूप। ये कहाँ पाए जाते हैं? मोहनगढ़, पोखरण व सूरतगढ़ में मिलते हैं। ये देख लो आप, किसके समान? तारे के समान आपको नजर आते, इस कारण से तारा बालू का स्तूप कहते हैं। आगे बात करें सब्र का फीस। सब्र का फीस क्या है? मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास बनते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर छोटी झाड़ियां है, ये छोटी छोटी झाड़ियां है, और यहां पर यदि क्या हो जाए? मिट्टी का जमाव कर दे पवन, तो यहां जो बनते हैं वो क्या है? सब्र का फीज है। जैसे मैं आपको अलग से बताता हूं। जैसे मान लो कि ये छोटी झाड़ी है और यहाँ पर इस प्रकार पवनों के क्या हो जाता है? पवनों के द्वारा मिट्टी का क्या कर दिया जाता है? जमाव कर दिया जाता है, इस प्रकार। ठीक है, मिट्टी का क्या कर दिया जाता है? जमाव कर दिया जाता है।
तो ये क्या है कहलाते, सफर काफिज कहलाते, जो छोटी झाड़ियों के पास बनते हैं। आगे है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमने मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था। एक तो भाग था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, क्या था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जिनका अध्ययन हमने कर लिया है। और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका अध्ययन हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो दूसरे नंबर का भौतिक प्रदेश है। तो आज की वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में मिलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि BSTC, PTT और 4th ग्रेड की संपूर्ण राजस्थान की निःशुल्क क्लासें आपको अपने YouTube चैनल पर मिलेगी। और इसके नोट्स आपको SM क्लासेज बाड़मेर की रूप में टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लेना, आपको क्लास के पूरे नोट्स वहां पर मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,